दिल्ली, जो आज भारत का दिल है, कभी सोचा है ये एक इतने बड़े और ताकतवर साम्राज्य की राजधानी बनी कैसे? आज हम दिल्ली सल्तनत की उसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी कहानी जो महत्वाकांक्षा, विजय और नाटकीय बदलावों से भरी हुई है। जरा कल्पना कीजिए, 13वीं सदी की शुरुआत का समय है और हिंदुस्तान एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। एक नई जबरदस्त ताकत उभर रही थी जो न सिर्फ नक्शे बदलने वाली थी बल्कि भारतीय इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ने वाली थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये विशाल सल्तनत बनी कैसे? देखिए, इसकी कहानी के दो बड़े ही दिलचस्प हिस्से हैं। पहला, इसकी नींव कैसे रखी गई, और दूसरा, ये इतनी तेजी से पूरे भारत में फैली कैसे। तो चलिए कहानी के पहले एक्ट से शुरू करते हैं। गुलाम वंश नाम सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन असल में इन्हीं लोगों ने एक ऐसे साम्राज्य की बुनियाद रखी जो आने वाली कई सदियों तक कायम रहने वाला था। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है, और इसकी शुरुआत हुई 1192 में तराइन के मैदान में। इस एक लड़ाई में मोहम्मद गौरी की पृथ्वीराज चौहान पर जीत ने उत्तर भारत में हमेशा के लिए तुर्क शासन के दरवाजे खोल दिए। और फिर 1206 में सीन में एंट्री होती है कुतुबुद्दीन ऐबक की, मोहम्मद गौरी का एक पूर्व गुलाम जो उसका सबसे काबिल सेनापति बना। ऐबक ने ही दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, जिसे हम गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। वो अपनी दरियादिली के लिए इतने मशहूर थे कि लोग उन्हें लाख बख्श कहते थे, मतलब लाखों का दान देने वाला। और हाँ, दिल्ली की पहचान मशहूर कुतुब मीनार, उसका काम भी इन्होंने ही शुरू करवाया था। ऐबक के बाद आए इल्तुतमिश, जिन्हें सल्तनत का असली ऑर्गेनाइजर कहा जा सकता है। उन्होंने ही साम्राज्य को मजबूत किया और दिल्ली को इसकी पक्की राजधानी बनाया। लेकिन फिर कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। रजिया सुल्ताना, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक, जो तख्त पर बैठी और उस दौर के सारे नियमों को चुनौती दी। और फिर आखिर में आए बलबन, एक ऐसे सख्त शासक जिन्होंने सल्तनत को मंगोलों के खतरनाक हमलों से बचाया। बलबन की रक्त और लौह नीति, ये नाम जैसा सुनने में है, असल में थी भी वैसी ही, एकदम क्रूर और सख्त। दुश्मनों का बेरहमी से सफाया करना, अंदरूनी विद्रोहों को कुचलना और बाहरी खतरों को खत्म करना। इसका बस एक ही मकसद था, सुल्तान की ताकत को सबसे ऊपर रखना और हर हाल में सल्तनत में ऑर्डर बनाए रखना। तो सवाल ये है कि इतने बड़े साम्राज्य को चलाया कैसे जाता था? जवाब है इक्ता सिस्टम। इसे आप एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेंचाइज मॉडल समझिए। पूरे साम्राज्य को इक्ता नाम के इलाकों में बांट दिया जाता था, और ये इलाके अमीरों यानी इक्तादारों को दिए जाते थे, जिसके बदले में उन्हें फौज रखनी पड़ती थी और टैक्स वसूलना होता था। ये एक बहुत ही कारगर सिस्टम था जिसने सल्तनत को संभाले रखा। तो अब कहानी का दूसरा एक्ट शुरू होता है, खिलजी क्रांति। गुलाम वंश के बाद खिलजी आए और उन्होंने सल्तनत का पूरा खेल ही बदल दिया। खिलजी वंश की शुरुआत तो हुई जलालुद्दीन खिलजी से, जो काफी नरम मिजाज के शासक थे। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। उनके ही भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी हत्या की और तख्त पर बैठ गया। ये एक बहुत ही क्रूर पावर शिफ्ट था जिसने एक नए और कहीं ज्यादा आक्रामक दौर की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी यकीनन खिलजी वंश का सबसे ताकतवर और सबसे असरदार सुल्तान था। उसके दौर में सल्तनत की ताकत अपने चरम पर पहुंच गई। अलाउद्दीन की फौजी कामयाबियां तो जैसे कोई कहानी लगती हैं। उसने उत्तर भारत में गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ एक के बाद एक किले फतह किए। इतना ही नहीं, उसने अपने सेनापति मलिक काफूर को दक्षिण भारत की तरफ भेजा, जहां इससे पहले कोई तुर्क सेना नहीं पहुंची थी। और शायद सबसे बड़ी बात, उसने मंगोलों के कई हमलों को नाकाम किया, जिससे भारत एक बहुत बड़ी तबाही से बच गया। 50%। जरा सोचिए, अलाउद्दीन ने लैंड टैक्स को सीधा सीधा उपज का 50% कर दिया। ये एक बहुत ही रैडिकल, एक बहुत बड़ा कदम था। इसका मकसद सिर्फ खजाना भरना नहीं था, बल्कि अमीरों की ताकत पर लगाम लगाना भी था। अलाउद्दीन की सबसे फेमस पॉलिसी थी उसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली, और ये उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल रेवोल्यूशनरी थी। सल्तनत ने अनाज से लेकर घोड़ों तक हर जरूरी चीज की कीमत तय कर दी। कालाबाजारी या धोखाधड़ी करने वालों को बहुत सख्त सजा मिलती थी। मकसद महंगाई पर काबू रखना और अपनी भारी भरकम फौज का खर्चा चलाना। अब इतनी बड़ी फौज को मेंटेन करने के लिए अनुशासन तो चाहिए ही। तो अलाउद्दीन दो बड़े सुधार लेकर आया। पहला,
दाग सिस्टम। इसमें सेना के घोड़ों पर शाही निशान दागा जाता था ताकि कोई धोखे से अच्छा घोड़ा बदलकर कमजोर घोड़ा ना रख दे। और दूसरा था चेहरा सिस्टम, जिसमें हर सैनिक का पूरा हुलिया दर्ज होता था। इन दोनों ने मिलकर एक प्रोफेशनल और जवाबदेह फौज खड़ी कर दी। तो इन दोनों डायनेस्टीज का यानी गुलाम वंश और खिलजी वंश का भारत पर आखिर असर क्या रहा, चलिए संक्षेप में समझते हैं। तो इनकी विरासत क्या थी? देखिए, उन्होंने सिर्फ लड़ाइयां नहीं जीती, उन्होंने एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा तैयार किया जो सदियों तक चला। उन्होंने साम्राज्य को उत्तर से दक्षिण तक फैलाया और दिल्ली को सत्ता का ऐसा केंद्र बना दिया जो फिर कभी नहीं बदला। उन्होंने भारत को मंगोलों के खतरे से भी बचाया और हाँ, एक नई इंडो इस्लामिक संस्कृति को जन्म दिया, जिसकी झलक हमें आज भी आर्किटेक्चर, संगीत और कला में मिलती है। तो हमने देखा कि कैसे ताकत, सुधार और विस्तार ने दिल्ली सल्तनत को घड़ा। लेकिन ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब एक ताकतवर बादशाह के बाद गद्दी पर एक कमजोर वारिस बैठता है तो क्या होता है। ये वो सवाल है जो इतिहास में बड़े बड़े साम्राज्यों के बनने और बिगड़ने की कहानी कहता है।